continue this next lesson on introduction to business. इस particular lesson का बुनियादी objective है to discuss what are organizational structures. Now, organizational structures को discuss करने से पहले ये discuss कर लेते हैं कि organizations क्या होती हैं. देखिए ये ध्यान में रखिए कि कोई भी business है वो छोटा है, बड़ा है या फिर वो local है, regional है, national है या multinational है. Whatever the scale or scope of a certain business is, हर एक business जो है वो एक organization की form में जो market में exist कर रहा होता है. और organization क्या होती है? Organization is बुनियादी तौर पे in very simple words a group of people that are working together towards the achievement of a certain specific common organizational objective. और business की सूरत में ये जो common organizational objective है जिसकी अचीवमेंट के लिए सारे के सारे जो एम्प्लॉइज हैं बिजनेस के वो काम कर रहे होते हैं इकट्ठे, वो प्रॉफिटेबिलिटी है या दूसरे अल्फाज में मार्केट शेयर की एक्सपेंशन है, जिससे जारी बात है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर होती है. सो द पॉइंट इज दिस कि एवरी बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन जो कि ग्रुप ऑफ पीपल है, जब तक एक स्ट्रक्चर में काम नहीं करेंगे, प्रॉपर तरतीब में काम नहीं करेंगे, तो बिजनेस अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकेगा. एंड बड़ी सिंपल सी एनालॉजी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि एंड इसी तरह जैसे एक फैमिली ऑपरेट करती है, फादर के अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उन्होंने परफॉर्म करने हैं, मदर के अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो उन्होंने परफॉर्म करने हैं, आपके ब्रदर्स जो कि मे बी अगर आपसे एल्डर हैं तो एल्डर्स के अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो यंगर्स हैं उनके अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक सर्टन फैमिली की वेलफेयर को, जो कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होता है हर एक फैमिली का, उसको इंश्योर करने के लिए. तो एंड इसी तरह जैसे एक फैमिली तरतीब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट करके फंक्शनैलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करके ऑपरेट कर रही होती है, एंड इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी बेस्ट परफॉर्म तब कर पाएगी जब उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा और वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली डिजाइंड होगा. सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अगर हम डिफाइन करें या उसके बुनियादी फंक्शनैलिटीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फंडामेंटली या बुनियादी तौर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शनैलिटीज की एलोकेशन को इंश्योर करता है. नंबर 1, यानी कि कौन सी पोजीशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी या उसने कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, कौन सा डेजिग्नेशन जो है जैसे मिसाल के तौर पे कोई डायरेक्टर है मार्केटिंग का है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे नाम से जाहिर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्ट करना है या फिर सुपरवाइज करना है मार्केटिंग के फंक्शन को ऑर्गेनाइजेशन के. सो एंड इसी तरह जो डिवीजन और एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन या असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नंबर 1 ये क्लैरिफाई हमारे सामने करता है. और जब हम अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो या इसको सेटअप करने जा रहे हैं तो हमें भी इंश्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो ये पहला फायदा है ये हम अचीव करें और इंश्योर करें कि हम डेजिग्नेशन वाइज क्लियर कर दें कि कौन सी फंक्शनैलिटी किस पोजीशन को परफॉर्म करनी है. नंबर 2 जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो फैसिलिटेशन या फायदा जो हमें मुहैया करता है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्लैरिफाई करता है कि कौन सी पोजीशन किस पोजीशन पर डिपेंडेंट है या किस पोजीशन के साथ इंटर रिलेटेड है. इसको भी मजीद आगे जाके देख लेते हैं. और थर्डली हर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और ये बड़ा वाइटल पॉइंट है, क्लैरिफाई करता है चेन ऑफ कमांड को या अथॉरिटी कहां लाई करती है, किन पोजीशंस के पास अथॉरिटी लाई करती है टू सुपरवाइज और किन पोजीशंस ने सबॉर्डिनेट करना है या मातहत काम करना है. ये भी हमें जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताता है. मकसद सिर्फ यहाँ पर ये नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कि कौन किसका बॉस होगा और कौन किसका सबॉर्डिनेट होगा, ये क्लैरिफाई करना है. देखिए कंट्रोल करना मकसद नहीं होता सिर्फ, या मॉनिटर करना या नजर रखना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स का काम नहीं होता सिर्फ. इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये इंश्योर किया जाए कि बहुत सारे जो पोजीशंस हैं वो अगर किसी एक पोजीशन के मातहत काम कर रहे हैं तो वहां से ना सिर्फ ऑर्डर्स लें बल्कि उनसे गाइडेंस लें, उनसे कोचिंग लें, उनसे मेंटरिंग हासिल करें, रहनुमाई हासिल करें, सीखें, लर्न करें, मोटिवेशन हासिल करें. तो बहुत सारे ये जो रोल्स हैं
ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर कर लेता है। और हर पोजीशन पे जब फिर एक बंदा काम कर रहा होता है, वो अगर आपकी एम्प्लॉय की सूरत में होता है या आप अगर किसी एम्प्लॉय की सूरत में कहीं और काम कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर में, तो जब आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो फिर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होंगी। आपको ये पता होगा कि आपके मातहत कौन है, आपके सबॉर्डिनेट्स कौन है, किन से आपने जवाब लेना है, किन ने आपको रिपोर्ट करना है, किन को आपने गाइड करना है, मेंटोर करना है, कोच करना है, टीच करना है, और किन से आपने टीचिंग, मेंटरिंग और गाइडेंस लेनी है। और फिर आपको मॉनिटर कौन कर रहा है, आप पे नजर कौन रखे हुए और आपको कौन सुपरवाइज कर रहा है। सो ये सारा जो फिनोमिना है ये हमें क्लैरिफाई कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आ जाइए कुछ, आई होप आप लोग देख पा रहे हो, मैंने यहां पर आपके सामने एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाया है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की डेमोन्स्ट्रेशन होती है, या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट जो है वो बताता है या दिखाता है लोगों को कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है और कैसे। सो कुछ बुनियादी अगर बातें हम कर लें तो जाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको एक हायरार्की नजर आती है। हायरार्की क्या होती है? हायरार्की बुनियादी तौर पे वो लेवल्स हैं या रैंक्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट्स की एक रैंक है या हायरार्की है, फिर वाइस प्रेसिडेंट्स के नीचे रीजनल मैनेजर्स की एक हायरार्की है, रीजनल मैनेजर्स के नीचे फिर एक लेवल ऑफ हायरार्की जो है वो, मिसाल के तौर पे, ये प्लीज ध्यान में रखिए कि ये एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, एक टिपिकल सी एग्जांपल है। फिर रीजनल के नीचे आपको एरिया सेल्स मैनेजमेंट की एक लेवल नजर आता है। तो ये क्या है? ये आपका हायरार्किकल लेवल है। सो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमें क्लैरिफाई करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसमें हायरार्की क्या है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हायरार्की है उसकी हाइट मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ हो सकती है, ध्यान में रखिए। हाइट डिपेंड करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑन द नंबर ऑफ हायरार्किकल लेवल्स जो उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल लेवल्स कम है तो वो ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या हायरार्की रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें हायरार्की के लेवल्स या रैंक्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम टॉलर ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जो कि मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट कर रही है, फिर मुख्तलिफ ममालिक मतलब मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में ऑपरेट कर रही है, फिर मुख्तलिफ ममालिक में ऑपरेट कर रही है, फिर मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ सूबों में, फिर मुख्तलिफ सूबों के ममालिक के मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेट कर रही है, और फिर मुख्तलिफ शहरों की फिर मल्टीपल मार्केट्स में वो ऑपरेट कर रही है, जैसे मिसाल के तौर पे यूनिलीवर है या पीएनजी है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि बड़े मैसिव ऑपरेशंस रखती है तो वहां पे आपको टोटल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नजर आएंगे। जारी बात है आपको बहुत सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नजर आएंगे। लेकिन ऐसे एक मीडियम स्केल या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक शहर में ऑपरेट कर रही है, वहां पे मे बी आपको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या ओनर के नीचे एक जनरल मैनेजर, फिर उस जनरल मैनेजर के नीचे में भी एक दो मैनेजर्स और उसके नीचे सपोर्ट स्टाफ या दो तीन लेवल ऑफ हायरार्की नजर आते होंगे। तो ऐसी सूरत में वो ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपनी हाइट में शॉर्टर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी तरह एक और डिफरेंशिएशन भी मैं आपको बताता हूँ जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स रखती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन का स्पैन ऑफ कंट्रोल है। मे बी अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो विड्थ को डिटरमिन करती है कि स्ट्रक्चर कितना वाइड है। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल है। एक रैंक के मातहत या सबॉर्डिनेशन में कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं। अगर एक पोजीशन के नीचे बहुत ज्यादा सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं एक ही लेवल पे, एक ही रैंक पे, तो हम कहेंगे कि वो एक वाइड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें की तरफ निशानदेही कर रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने मिसाल देने की कोशिश की गई। मिसाल के तौर पे XYZ कंपनी, उसके रीजनल मैनेजर है नॉर्दर्न जोन के, तो उनके तहत आपको जाहिर बात है अगर रीजनल लेवल की बात हो रही है, नॉर्थ जोन का कोई एक मैनेजर है, तो जाहिर बात है उस पूरे जोन में भी मल्टीपल शहर हों और हर एक शहर का फिर एक एक मैनेजर हो। तो रीजनल मैनेजर के तहत यहाँ पर शायद मिसाल में आप देख पा रहे होंगे कि 6-8 मैनेजर्स हैं जो कि एक एक शहर को या एक एक एरिया को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ आप इस केस में देख लें तो एक रीजनल मैनेजर के नीचे क्योंकि बहुत ज्यादा एक ही रैंक के ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, तो हम इसे एक वाइडर स्पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में अगर आप यहां पर गौर कीजिए तो ये वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के नीचे सिर्फ 2 रीजनल मैनेजर्स काम कर रहे हैं। एक नॉर्दर्न एरिया को
के इंचार्ज हैं और एक सदर्न एरिया को के इंचार्ज हैं. सो यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली इस केस में देखिए तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की जो स्ट्रक्चर है वो आपको नैरो नजर आता है, क्योंकि एक के मातहत सिर्फ 2 ही सबॉर्डिनेट्स हैं. ये डिपेंड करता है कि जो काम की नौयत है, जो फंक्शनैलिटीज की नौयत है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की नौयत है वो कितनी डाइवर्स है. पहली बात है, अगर बड़े डाइवर्स नौयत के एम्प्लॉइज निचले रैंक्स में काम कर रहे होंगे तो फिर आप इंश्योर करते हैं कि वहां पर जरा हायरार्की नैरोवर हो, क्योंकि काम बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं तो एक बंदा जो है ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मुख्तलिफ किस्म के कामों को सुपरवाइज कर सकता है. तो फिर वहां पर आप सुपरवाइजरी लेवल्स को बढ़ा के और ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है वो थोड़ी नैरो कर देते हैं. लेकिन जब आप देखते हैं कि एक ही नौयत के बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिन्होंने मल्टीपल एरियाज में मिसाल के तौर पे काम करना है, जैसे कि हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में देख रहे हैं, ये एरिया सेल्स मैनेजर्स हैं, एक ही रैंक के हैं, तो उन्हें जारी बात है फिर आप वाइडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के तहत आप उन्हें मैनेज या मॉनिटर कर सकते हैं. सो एनीवेज द पॉइंट इज दिस कि यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कि कौन सी पोजीशन ने किस फंक्शनैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है. मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के नीचे या सीईओ के नीचे वाइस प्रेसिडेंट एचआर हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो फंक्शन है उसको देख रहे हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे हायरिंग के फायरिंग के डिसीजंस हैं, परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के डिसीजंस हैं, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के डिसीजंस वगैरह वगैरह. इसी तरह आपके पास जो फाइनेंस की जिम्मेदारी है वो वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस को दी गई है, जिसका मतलब ये है कि जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग है, बुक कीपिंग है, आपके इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजंस हैं, लोन्स वगैरह के डिसीजंस हैं, या फंड्स कहाँ से जनरेट करने हैं, कहाँ डिप्लॉय करने हैं वगैरह वगैरह, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पर दे दी गई है. मिसाल के तौर पे आपको वीपी मार्केटिंग यहाँ पे नजर आ रहे हैं जो कि जितनी भी एड आपकी कैंपेन्स हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह बनानी है, कस्टमर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसको सुपरवाइज करते हैं. द पॉइंट इज दिस कि स्ट्रक्चर एलोकेट करता है, फिक्सेट करता है, तयन करता है कि किस पोजीशन ने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शन को प्रोवाइड करना है. नंबर 2, कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो आपको चेन ऑफ कमांड जो है वो दे. जैसे ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट में आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है उसको 4 वीपीज जवाब दें हैं. इसी तरह एक वीपी को 2 आरएम्स जवाब दें हैं, एक आरएम को 7 टीएम्स जवाब दें हैं. तो ये जो रिपोर्टिंग का एक स्ट्रक्चर है कि कौन सा पोजीशन जो है वो किस पोजीशन को जवाब दे होगा, इसे हम चेन ऑफ कमांड कहते हैं. अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया, चेन ऑफ कमांड का मतलब सिर्फ ऑर्डर्स को पास ऑन करना नहीं है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हर सुपरवाइजरी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी टीम को लीड करे, उन्हें गाइड करे, मेंटोर करे, कोच करे और टीच करे. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. और लास्टली ये कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम ये क्लैरिफाई हो रहा है कि कौन सी पोजीशन किस पोजीशन पर डिपेंडेंट है और वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. मिसाल के तौर पे अगर मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट है, उन्हें नई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन या प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए फंड चाहिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि ये बंदा मेरे काम का है. अगर उन्हें नए एम्प्लॉइज चाहिए तो उन्हें ये पता है कि भाई मुझे वीपी एचआर को कांटेक्ट करना है, वो मेरे लिए नई हायरिंग करके देगा. सो एनीवेज, दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एक ब्रीफ ओवरलुक है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें क्या फंक्शनैलिटीज और फैसिलिटेशन मुहैया करता है वो यहाँ पे क्लैरिफाई हो रहा है. So that's this for this particular lecture. Thank you.